हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर और आप सबका आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया के एक दूसरे ग्रुप के बारे में जिनको हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा जो अपना खाना खुद बनाने के लिए कैपेबल थे। जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो डिपेंडेंट होते फूड के लिए, उनको हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। और आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको खास याद रखना है कि यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में नेचर के अंदर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। दे आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ऑटोट्रॉफिक्स के नंबर्स बहुत ही कम होते हैं। रोल इन इकोसिस्टम, इनका इकोसिस्टम में क्या रोल है? द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। ये इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस किसको कहते हैं हम? डेड एलिमेंट्स का डीके होता है और उनके अंदर जो भी मटेरियल, जो भी एलिमेंट्स है वो लीच आउट होकर वापस सोइल के अंदर या तो वाटर के अंदर चला जाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ये प्रोसीजर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोइल से प्लांट्स मिनरल एब्जॉर्ब करती है, वहाँ से फूड के ज़रिए वो हमारी बॉडी में आते हैं और हमारी डेथ के बाद उनका वापस से सोइल में जाना बहुत ज़रूरी है। वरना सोइल के अंदर एक वक्त ऐसा आएगा जब मिनरल्स का लेवल कम हो जाएगा और फूड बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्लांट्स को इनफ अमाउंट ऑफ मिनरल्स या तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होगा? जैसे कि जो लीव्स गिर चुके हैं प्लांट्स के, उसके अलावा आप देखें तो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका अनडाइजेस्टेड फूड, या तो फिर ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद उनकी डेड बॉडी है उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं उनको हम सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं जिससे प्लांट के रूट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे मैंने आपको समझाया, मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमन के साथ इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज का, क्योंकि इनमें से कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा देते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे मिल्क में से कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो हमें डिजीज़ करते हैं। आप सब जानते हैं कि पुराने समय में टाइफाइड और कोलेरा की वजह से कितने सारे लोग मारे गए थे। ये तो भला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, अर्नेस्ट चेन का, जिनकी वजह से पेनिसिलिन नाम की फर्स्ट एंटीबायोटिक मार्केट में आ पाई। और एंटीबायोटिक्स के आने की वजह से आज बहुत कम लोग मरते हो गए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। हमें क्योर मिल चुका है, बैक्टीरिया के सामने कैसे बचना है उसका तोड़ मिल चुका है। तो ये इम्पैक्ट है इन बैक्टीरियाज का ह्यूमन की लाइफ के साथ। सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, जैसे सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते। तो वैसे ही कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि सारे बैक्टीरिया डिजीज़ करते हैं, सारे हमारे लिए हार्मफुल है, सारे हमारे दुश्मन है। ऐसा नहीं है, कुछ फ्रेंडली भी है। ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन फॉलोइंग प्रोसेसेस। कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया काम करता है, जिसको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया, इसका नाम आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, पर ये बैक्टीरिया एक्चुअल में हेल्पफुल है। उसी की वजह से तो मिल्क में से कर्ड फॉर्म हो पाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ ऑर्गेनिज्म से, कुछ बैक्टीरियाज का ग्रुप है जिनमें से हमें एंटीबायोटिक्स नाम के केमिकल्स मिले हैं जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने के लिए काम में आते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, आप सब ने सुना होगा कि पल्स और बीन्स फॉर्म करने वाले जो भी प्लांट्स है उनके रूट्स के अंदर लेग्यूम जो कहते हैं हम, ऐसे प्लांट्स, उनके रूट्स के अंदर नोड्यूल्स पाई जाती है और ऐसी नोड्स के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं
और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन सोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और ऐसे प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन सोल्ट्स मिल जाता है और इसी रीज़न से ये ज़्यादा प्रोटीन फॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए तो हम पल्सेस और बीन्स खाते हैं, क्योंकि उनमें से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे फार्म में जिस जगह पर हमने पल्सेस और बीन्स ग्रो करवाए होते हैं, वहाँ नेक्स्ट ईयर ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आपको स्प्रिंकल करने की या डालने की ज़रूरत नहीं रहती। उनके रूट्स के अंदर जो नोड्यूल्स होती है, उनके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया ने पहले से ही काफ़ी सारा नाइट्रोजन सॉल्ट सॉइल के अंदर एस्टेब्लिश कर लिया होता है। तो आपकी जो केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पर सारे बैक्टीरिया बेनिफिशियल रोल प्ले नहीं करते, सारे बैक्टीरिया यूज़फुल नहीं होते। डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी है। डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, उनसे डिजीज़ होते हैं। दे आर कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। सिर्फ ये ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट नहीं करते, बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो क्रॉप्स को भी इन्फेक्ट करता है, प्लांट्स में भी इन्फेक्शन करता है, ह्यूमंस में भी इन्फेक्शन करता है, फार्म एनिमल्स जैसे काऊ है, बफेलो है, उनमें भी इन्फेक्शन करता है और पेट्स में भी इन्फेक्शन करता है। कुछ कॉमन डिजीज़ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है कोलेरा। आप सब जानते हैं कोलेरा, टाइफाइड, ये बहुत फेमस बैक्टीरियल डिजीज़ है। टीटेनस, टीटेनस के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। कई बार आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे, जब लोहे की चीज़ आपको लगती है या आपका एक्सीडेंट होता है और स्किन छिल जाती है, ऐसी कंडीशन में कई बार आपके पेरेंट्स ने आपको बोला होगा कि टीटेनस का इंजेक्शन दिलवाने जाना है। कई लोग धनुर का इंजेक्शन भी बोलते हैं उसे लोकल लैंग्वेज में। ये जो इंजेक्शन है वो इसलिए दिलवाया जाता है क्योंकि जो आयरन रस्ट होती है वहाँ और सोइल के अंदर ये बैक्टीरिया मोस्टली पाए जाते हैं और इन बैक्टीरिया के बॉडी में जाने की वजह से जो टॉक्सोइड फॉर्म होता है, ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होने के बाद टीटेनस टॉक्सोइड नाम के केमिकल्स फॉर्म करते हैं और ये टॉक्सिन सब्सटेंस हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो वॉलंटरी मसल्स जो है हमारी व्हील से जो मूव कर सकते हैं, ऐसे मसल्स इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ऐसे कॉन्ट्रैक्शन से आप देखिए फिगर के अंदर मैंने दिखा रखा है कि बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से बेंड हो जाता है। और एक फिगर मैंने दिखा रखी है साइट्रस कैंकर। साइट्रस मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खास करके लेमन और ऑरेंज है, ऐसे फ्रूट्स के अंदर, ऐसे प्लांट्स के अंदर आप देखिए किस तरीके के डिजीज़ फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, और इस डिजीज़ को नाम दिया है साइट्रस कैंकर। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? आप सब लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया सेल डिवीजन के ज़रिए खुद को रिप्रोड्यूस करवाते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन मतलब डिवीजन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। बैक्टीरिया सेल डिवीजन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। आप फिगर में देख पा रहे, एक सिंगल बैक्टीरिया, एक सिंगल सेल, सेल डिवीजन्स के ज़रिए 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम सेल डिवीजन या तो बाइनरी फिजन या तो फिर फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब है एक सिंगल सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन। पर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया का ऐसा भी ग्रुप है जो स्पोर्स फॉर्म कर लेता है। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. ये थोड़ी यूनिक प्रोसीजर है। मोस्टली लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते और आइडियली आप देखें तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता।
क्योंकि ये मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं करते, जिनके फ्यूजन से बाद में जाइगोट भी नहीं बनता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जनरली उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो फ्यूज होते हैं, फिर कहीं जाइगोट बनता है। पर ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होता। पर एक ऐसी प्रोसीजर बैक्टीरिया में पाई गई जिसमें बैक्टीरिया, उनके पास एक प्रिमिटिव डीएनए स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लाज्मिड नाम दिया गया है। आपको यहाँ पर ये नाम नहीं शो किया। सर्कुलर डीएनए होता है, प्रिमिटिव डीएनए कहा जाता है। ये बहुत ही पुराना डीएनए होता है और बैक्टीरिया के पास इस डीएनए के अलावा भी एक मेन डीएनए स्ट्रक्चर होता है। ये एक्स्ट्रा डीएनए कॉपीज है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्लाज्मिड है वो सर्कुलर डीएनए है और वो डीएनए की एक्स्ट्रा कॉपीज है, वो बैक्टीरिया का मेन डीएनए स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉपी है या फिर प्रिमिटिव डीएनए टाइप है, उसको बैक्टीरिया डिवाइड होने से पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दो बैक्टीरिया है, वो डिवीजन करने वाले हैं, उससे पहले अपने प्लाज्मिड को, अपने प्रिमिटिव डीएनए को एक्सचेंज कर लेंगे और एक्सचेंज करने के बाद डिवाइड होंगे। और इस प्रोसीजर को कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ जेनेटिक्स में थोड़े से बदलाव आते हैं। क्योंकि एक बैक्टीरिया ऐसा प्रिमिटिव डीएनए एक्सचेंज के जरिए रिसीव करता है जो जनरली उसके पास नहीं था, इसीलिए इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ किया है। बाकी बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी इजी होता है परफॉर्म करने के लिए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी टफ है और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स नहीं परफॉर्म कर सकते। माइकोप्लाज्मा, यूनिक बैक्टीरिया, नीट में बहुत बार पूछा गया है माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मास आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल नहीं होती। और ये इतने यूनिक क्यों है, क्यों इसको बार बार पूछा गया है नीट के अंदर? क्योंकि दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन। अब तक हमने जितने भी अलग अलग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को खोजा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खोजा है, उनमें से सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। इसलिए कह सकते हैं इसको किताब मिला है भी, ये सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इससे छोटा अब तक और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सामने नहीं आया या हमने डिस्कवर नहीं किया। पर यहाँ एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म तब कह पाएंगे हम जब वायरसेस को या वायरोइड्स को हमने लिविंग की कैटेगरी में क्लासिफाइड नहीं किया, क्योंकि वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो अगर वायरसेस को लिविंग ना गिना जाए तभी माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जी सकता है, जिंदा रह सकता है। इसको ब्रीथ करने के लिए, रेस्पिरेट करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन के ज़रिए ज़िंदा नहीं होते, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। माइकोप्लाज्मा के काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं जो डिजीज़ कोजिंग है। ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिजीज़ करते हैं। मैंने प्लांट डिजीज़ यहाँ शो नहीं किया, पर मैंने आपको एक ह्यूमन के अंदर होने वाला डिजीज़ शो किया है, और इस डिजीज़ करने वाले बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। और ये देखो किस तरीके का डिजीज़ करता है। आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कैसा डिजीज़ फॉर्म करता है, तो आप गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया के बारे में। इसके पहले लेक्चर में ऑटोट्रॉफिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, और आज हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप के बारे में, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया और एक यूनिक बैक्टीरिया के बारे में भी हमने स्टडी किया जो था माइकोप्लाज्मा। आपको खास याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है।